स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएनपी जोन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। इसके पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था अवध एवं हैदराबाद के बारे में कि अवध पर एवं हैदराबाद पर अंग्रेज लोग कैसे अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे रैयतबाड़ी, महालबाड़ी एवं अस्थाई बंदोबस्त। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त यह व्यवस्था लागू करते हैं कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट। इसका एक और नाम हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट, और भी इसे नाम से जाना जाता है जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीस बेदारी। तो इसके कई नाम हैं, आप इसे देख लीजिएगा। और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत क्या होता है कि अंग्रेज लोग भारत में जहां जहां पर अंग्रेजों का अधिग्रहण था वहां पर यह व्यवस्था लागू किए थे, और जितने भी क्षेत्र थे उनमें से यह व्यवस्था जो कि 19% क्षेत्र पर लागू थी। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी? 19% क्षेत्र पर। और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू कौन करते हैं? तो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया जाता है। और कितने सन में लागू किया जाता है? तो 1793 ईस्वी में से लागू किया जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जो भू राजस्व था वह जमींदार किसानों से वसूलते थे और इसके बाद फिर कंपनी को देते थे। अर्थात अस्थाई बंदोबस्त में जो मालिकाना हक था किसे मिला था? जमींदार वर्ग को। जितने भी जमींदार होते थे वो भू राजस्व वसूलते थे, और भू राजस्व वसूल करके राजस्व का 10/11 भाग, कितना? 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग अपने पास रखते थे। और यह व्यवस्था कहां कहां पर लागू थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश का, यूपी का जो वाराणसी का क्षेत्र था वहां पर यह व्यवस्था लागू थी। तो कहां कहां पर यह व्यवस्था लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र, यहाँ पर यह व्यवस्था लागू थी। सब मिलाकर कितने क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी? तो 19% क्षेत्र पर। लागू कौन करते हैं? कॉर्नवालिस। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? तो जो जमींदार होते थे वह भूमि के स्वामी होते थे। अर्थात मालिक कौन होते हैं? तो जमींदार भूमि के मालिक होते हैं, और यह भू राजस्व वसूल कर कंपनी को देते थे। और कितना देते थे? 10/11 भाग कंपनी को देते थे और अपने पास कितना रखते थे? 1/11 भाग। और इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जमींदार थे, जमींदारों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता था कि शाम ढलते ही आपको राजस्व वसूल करके कंपनी तक पहुंचाना था। और उस निर्धारित समय पर यदि जमींदार राजस्व वसूल कर कंपनी नहीं पहुंचाते थे तो उनके जो जमीन होती थी उसे नीलाम कर देते थे, या फिर किसी दूसरे को क्या करते थे? उसका मालिक बना देते थे। और इसमें जो जमींदार थे, जमींदार खुद मतलब कि क्या करते थे?
कि इसमें एक और व्यवस्था लागू की गई थी कि जमींदार किसानों को पट्टा करे, लेकिन जमींदार किसानों को पट्टा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जमींदार स्वतंत्र थे, जमींदार के ऊपर कोई कानून नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण जमींदार किसानों को जो कि पट्टा नहीं करते थे। इसे सूर्यास्त कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि निर्धारित समय पर जो कि राजस्व को वसूल कर, राजस्व जो वसूला जाता था उस निर्धारित समय के अंदर ही, निर्धारित समय पर ही राजस्व को कंपनी तक पहुंचाना था, और सूर्यास्त कानून इसीलिए कहा जाता है इसे। तो यह हो गई अस्थाई बंदोबस्त। अब हम लोग रैयतवाड़ी में क्या था कि रैयतवाड़ी में किसानों को थोड़ी राहत मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि इस व्यवस्था में, इस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे बना दिया जाता है? किसान। किसान से डायरेक्ट भू राजस्व को वसूला जाता है, और किसान क्या करते थे? भू राजस्व को किसानों से जो कि भू राजस्व वसूला जाता है, कंपनी डायरेक्ट किसान से भू राजस्व वसूलती है। जबकि अस्थाई बंदोबस्त में किससे वह भू राजस्व लेती थी? जमींदार से। जमींदार क्या करते हैं? भू राजस्व को लेते थे और कंपनी को देते थे। जबकि रैयतवाड़ी में किसान वर्ग को भूमि का मालिक बना दिया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कौन करते हैं? तो कैप्टन रीड और जो कि कैप्टन रीड होते हैं हेक्टर मुनरो। कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। इसलिए कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। और यह व्यवस्था भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। कितने पर लागू थी? 51%। जबकि अस्थाई बंदोबस्त कितने पर लागू थी? 19% पर। और इसके जन्मदाता अस्थाई बंदोबस्त के कौन थे? कौन लागू करते हैं? कॉर्नवालिस। और यहाँ कौन लागू करते हैं? कैप्टन रीड और मुनरो। व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू थी? तो बम्बई, जिसे मुंबई कहा जाता है, असम, कुर्ग जिसे आधुनिक कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। तो बम्बई, असम और कुर्ग के क्षेत्रों में यह जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में मालिकाना किसे मिला था? किसान को। कौन लागू करते हैं? कैप्टन रीड और मुनरो। कितने क्षेत्र पर लागू थी? 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। अब अगली भू राजस्व व्यवस्था हमारी महाल राजस्व व्यवस्था है। वह है महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या था कि यदि कोई किसान अपनी जमीन को छोड़ दे या छोड़ देता है, यदि कोई किसान अपनी जमीन को छोड़ देता है तो उस जमीन को किसे दे दिया जाता है? समस्त ग्राम समुदाय को दे दिया जाता है, या तो फिर उस जमीन को सार्वजनिक कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ग्राम समुदाय को दे दिया जाता है, और जो भू राजस्व होता है वह एक ग्राम समुदाय से वसूला जाता है। जबकि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार से वसूला जाता है, और रैयतवाड़ी में किसान से वसूला जाता है, और महालवाड़ी में किससे वसूला जाता है? ग्राम समुदाय में। क्योंकि यहाँ पर मालिक कौन होते हैं? तो समस्त ग्रामवासी क्या होते हैं? उस भूमि के मालिक होते हैं। इसलिए जो भू राजस्व होता है वह किससे वसूला जाता है? ग्राम समुदाय से। अर्थात यहाँ पर जो मालिक होते हैं वह कौन होते हैं? समस्त ग्रामवासी। और यह व्यवस्था कितने क्षेत्र पर लागू थी? तो यह व्यवस्था जो कि 30% क्षेत्र पर लागू थी। जबकि अस्थाई बंदोबस्त कितने क्षेत्र पर लागू थी? तो 19%। रैयतवाड़ी कितने क्षेत्र पर लागू थी? 51%। और महालवाड़ी कितने पर लागू थी? 30% क्षेत्र पर।
जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र थे उन ब्रिटिश क्षेत्रों में 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। और इसे लागू कौन करते हैं? इसे लागू करते हैं हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी द्वारा यह व्यवस्था लागू किया जाता है। हाल्ट मैकेंजी और एक है मार्टिन बर्ड द्वारा यह व्यवस्था लागू की जाती है। तो महालवाड़ी लागू कौन करते हैं? हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा यह व्यवस्था लागू की जाती है। कितने क्षेत्र पर यह लागू थी? 30%। इसमें जो कि मालिक कौन होते हैं? तो ग्राम समुदाय मालिक होता है। और भू राजस्व किससे वसूला जाता है? ग्राम समुदाय। धन का बहिर्गमन सिद्धांत के प्रबल प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार पहले ब्रिटिश व्यापारी भारतीय धन को ब्रिटेन ले जाते हैं, फिर वही धन भारत को ऋण के रूप में मिलता है, फिर भारतीयों को उस ऋण को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अधिकारियों का पेंशन तथा अवकाश भत्ते इंग्लैंड में जो भुगतान होता था वो जो कि भारत के संचित निधि से व्यय किया जाता है। इसके अलावा होम चार्जेस भी लगाए गए थे। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने जो कि प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये अनुमानित की थी। इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त की एक अर्थशास्त्र की पुस्तक है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। विलियम डिग्बी ने अपनी पुस्तक प्रॉस्पर ब्रिटिश इंडिया में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा का वर्णन किया है और उन्होंने बताया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो बहुत ही खराब है। ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं को विश्लेषित किया। इनमें से 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी बताए थे दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त हैं, महादेव गोविंद रनाडे हैं। इसके अतिरिक्त और भी लोग हैं जैसे GV सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय,